डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शर्मन है और मैं इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ डरावनी घटनाओं की जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि हम आर्मी वाले कभी भी कहीं भी भेज दिए जाते हैं। हमारी ज़िंदगी हमेशा हमारी हथेली पर रहती है। जब हम सोते हैं तो हमें पता नहीं होता कि सुबह का सूरज हम देख पाएंगे या नहीं। कभी कभी हमें देश के दुश्मनों से लड़ना पड़ता है और कभी कभी कुछ अपने जो देश के अंदर भी अपने देश से दुश्मनी रखे होते हैं उनका सामना भी हमें करना पड़ जाता है। हम बस अपनी जिंदगी को हमेशा ऐसे ही जीते हैं जैसे अपने देश पर कुर्बान करने के लिए हम बने हुए हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी हमें ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ता है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती। हम समझ नहीं पाते सामने क्या देखना पड़ रहा है। और एक बार ऐसा हुआ भी था जिसकी जानकारी को गुप्त रखा गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। उस समय मैं असम में था और मुझे जानकारी दी गई थी कि मुझे मिजोरम जाना है। पहले मैंने अपने सीनियर्स से सवाल पूछा था आखिर मुझे वहाँ क्यों जाना है, क्योंकि जो ऑपरेशन हम वहाँ पर कर रहे थे वो ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन फिर भी मुझे वहाँ बड़ी जल्दी भेजा गया था। मैं जब वहाँ जाकर सवाल कर रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। एक काम को खत्म किए बिना मुझे दूसरी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे उस काम में जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन मेरे सीनियर ने जब बताया ये काम और भी ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम तुम्हें दिया गया है, तुम जल्द से जल्द इस काम को निपटाओ। मैं अपने सीनियर पर भरोसा करता हूँ। जब उनकी आंखों में ऐसा भरोसा नजर आता है तो मैं जानता हूँ कुछ खास ही होगा। मुझे लगभग 9 टीम मेंबर्स दिए गए थे, फुली लोडेड वेपन्स के साथ। मैं जानना चाहता था ऐसा उस जंगल में क्या हुआ है जिसकी जानकारी मुझे दी गई है कि जंगल में मुझे जाना है, गाड़ी से नहीं बल्कि चलकर। क्या हो गया है वहां पर जहां जाने का रास्ता तक नहीं है। ये म्यांमार के बॉर्डर के आसपास के इलाके में कोई घटना घटी थी, लेकिन उसे सीक्रेट रखा गया था। जब मैं एक्सेप्ट करूंगा उसके बाद मुझे पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। मैंने हामी भर दी थी। मेरे जितने भी साथी थे उनसे बात की। कुछ नए थे जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, वो भी मुझसे सवाल कर रहे थे वहां क्या कोई जंग हो गई है, कोई आतंकवादी है जिन्होंने हमला कर दिया है। मैंने उनको कहा था मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इस टीम को लीड मैं करने वाला था, लेकिन मुझे भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसा तब होता है जब जो मिशन होता है बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो और उसकी थोड़ी सी जानकारी भी लीक नहीं होनी चाहिए। अंतिम समय में हमें वो फाइल दी जाती है और जब मैं गाड़ी से जंगल के बहुत करीब जा रहा था तब मुझे उस गाड़ी के अंदर वो जानकारी दी गई थी। लगभग 7 लोग उस जंगल में भेजे गए थे। अजीब सी गतिविधियां उस जंगल में हो रही थी। वहां कई लाइट्स नजर आ रही थी जिससे ये माना गया कि हो सकता है स्मगलर वहां पर स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे हों या म्यांमार का बॉर्डर पार करके कुछ लोग यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हों जिनके बारे में उधर की सरकार को भी नहीं पता। तो उन लोगों को वहां पर भेजा गया। वो जंगल में ही थे, बात कर रहे थे, लेकिन अचानक वो कहने लगे कि उन पर हमला हुआ है और रेडियो सिग्नल कट गए। उसके बाद से उनसे बात नहीं हो पाई और अब हमें भेजा गया था, क्योंकि मेरे सीनियर्स को डर था कि टेररिस्ट अटैक हुआ है उन पर। लेकिन इस इलाके में टेररिस्ट अटैक इससे पहले कभी नहीं हुआ था, तो हमें लगा वहां जाकर देखना होगा। हम 10 लोग थे, जंगल के अंदर घुस चुके थे। मेरी टीम मुझ पर भरोसा करती थी और मुझे लग रहा था हम पर किसी भी दिशा में हमला हो सकता है। हम टैक्टिक्स से काम करेंगे।
2 लोग थोड़ा आगे रहेंगे, वो ये पता करते रहेंगे कि यहाँ कोई जाल तो नहीं है, बाकी उन्हें कवर देंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। वहां रास्ते थे, कच्चे रास्ते जिन्हें बंद किया गया था। कुछ समय पहले यहाँ पर तूफान आया था, जिस कारण कुछ पेड़ टूट चुके थे और वो पेड़ों के टूटने के कारण वहां रास्ते बंद हो चुके थे। शायद कुछ लोगों ने इसी का इस्तेमाल करने की सोची। इन दिनों में अगर वो बॉर्डर को इस तरफ से क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएं या वहां से यहां आ जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने तो ये सोचा हुआ था, लेकिन हमारे आर्मी के लोग हर तरफ नजर रखे होते हैं। सैटेलाइट इमेजेस से पता करने के बाद हमने वहां टीम भेजी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। उनके साथ क्या हुआ, क्या वो अब भी जिंदा हैं या नहीं, हमें वही पता लगाना था। हम जंगल में उस जगह से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। चलकर जाने में भी हमें काफी ज्यादा समय लगने वाला था। हम पूरी तरह से तैयार थे कि हम पर अगर हमला हो भी गया तो हम पूरे शक्ति से उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उस जंगल के हम अंदर जाते रहे, हमें कोई भी ऐसी गतिविधि नजर नहीं आई जिस पर हम शक कर पाए। लेकिन 1 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमें पेड़ों पर लटकी हुई जानवरों की लाशें नजर आईं। जैसे पेड़ों की टहनियों को उन जानवरों की लाशों के इर्द गिर्द लपेटा गया था। वो लटक रही थी, मरे हुए जानवर जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा घाव थे। कई पेड़ों पर ऐसी लाशें लटकी हुई जानवरों की देख मेरे साथी भी सोच रहे थे, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इस तरह से पेड़ों के ऊपर जानवरों को क्यों टांगा हुआ है? क्या किसी को डराने के लिए? ऐसा तो नहीं यहाँ कुछ लोग काले जादू का सहारा ले रहे हों, उसके लिए वो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हों। वो जानवरों की लाशों के करीब से गुजरते वक्त मेरे साथी भी कुछ घबरा रहे थे। हमें नहीं पता था हमारा सामना किससे होने वाला था, कैसे लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास हथियार कैसे हैं। क्योंकि हमारी टीम पर जब हमला हुआ था, आखिरी बार बस वो यही कह पाए थे, हम पर हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है, और वो रेडियो लाइन कट गई थी। इस तरह हम उन रास्तों से गुजरते वक्त बहुत ज्यादा चौकन्ने थे। हम उस इलाके में पहुंच चुके थे जहां कुछ हो रहा था। पेड़ों पर टंगी हुई उन लाशों को पार करने के बाद हमने देखा आगे के कई पेड़ जले हुए थे। वो पेड़ काले हो चुके थे, जैसे कोई आग जैसे उन पेड़ों को लगाई गई हो, लेकिन सिर्फ एक तरफ से। बीच से वो रास्ता साफ किया गया था। जमीन पर जो घास थी ना, वो भी काले रंग की हो चुकी थी, जैसे यहाँ कोई गर्म चीज या आग लगी हुई गाड़ी निकल कर गई हो। आसपास के पेड़ों को भी जला दिया, घास को भी जला दिया, हर चीज काली काली, लेकिन सिर्फ बीच में दूसरी तरफ पेड़ वही पूरी तरह से हरे थे। अब आगे वाले रास्ते को जैसे लकड़ियों से बंद किया गया था, जैसे किसी ने उन पेड़ों को काटा हो, लकड़ियों के छोटे छोटे हिस्से किए हों और उन्हें जमीन में गाड़ दिया हो। बिल्कुल जैसे बड़ा सा बनाया हुआ था। काफी दूर तक वो लकड़ियां बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। कोई जानवर बाहर से जैसे वहां अंदर की तरफ ना जा पाए। लेकिन हमने जब उन लकड़ियों को हटाने की कोशिश की तो पाया वो लकड़ियों को जमीन के अंदर काफी ज्यादा धंसाया गया है। वो छोटे हिस्से नहीं थे, काफी लंबे थे। उसे जमीन में धंसाने में भी काफी ज्यादा वजन का इस्तेमाल किया गया होगा, और वो लकड़ियों के बीच कुछ निशान भी बने हुए, जैसे किसी मशीन से पकड़ पकड़ कर वो लकड़ियों को जमीन में गाड़ा गया हो। उन्हें पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हमें वो लकड़ियां काटनी पड़ी, तब जाकर बीच में वो रास्ता बन पाया जहां से मेरी टीम अंदर की तरफ घुस पाई। आगे बढ़ते वक्त मेरे साथियों ने सवाल किया था, यहाँ तो कोई गड़बड़ सी चल रही है, जैसे इस इलाके को बंद किया गया है। और एक आर्मी वाले के दिमाग में सबसे पहला ख्याल तो यही आता है कि दूसरे देश के लोग हमारी इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। वैसे हमारे संबंध म्यांमार के साथ बहुत अच्छे हैं। हम दोनों एक दूसरे की जमीन पर कई ऐसे आर्मी इवेंट्स करते रहते हैं जिनमें दोनों सेनाएं भाग लेती हैं। संबंध अच्छे होने का मतलब ये भी होता है
कि दोनों की सरहदें बड़ी सुलझी हुई होती हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि म्यांमार की सेना यहाँ इस तरह जमीन कब्जाने की कोशिश कर रही है, और ये लकड़ियों के हिस्से वो क्यों लगाएंगे। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन हम तैयार होते हैं वर्स्ट सिचुएशन के लिए। हो सकता है सामना सेना से हो जाए, और वो भी बहुत ज्यादा भारी। हम चलते चलते थोड़ा सा ही आगे गए थे। ये घने जंगल हैं, यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन एक हैरान करने वाली बात, जब आसमान में बादल हैं ही नहीं तो बारिश कहाँ से हो रही है। आसमान पूरी तरह से साफ था, ऊपर सूरज हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा, लेकिन फिर भी बारिश पड़ रही थी, काफी ज्यादा तेज, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और जब इतनी तेज बारिश हो रही हो तो किसी न किसी पेड़ के नीचे छिपना ही सही रहता है, क्योंकि आप ज्यादा दूरी तक देख नहीं सकते, और हम हालात को समझना भी चाहते थे। ये कुछ नया था, मैं कभी भी इस इलाके में नहीं आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि बारिश की बूंदें बिना बादलों के गिर रही हों? सबके चेहरे थोड़े उतरे हुए थे। नई नई चीजें हमें इस जंगल में देखने को मिल रही थी। हमने 1 घंटे इंतजार किया। एक बड़ा बरगद का पेड़, जिसके अंदर एक भी पानी की बूंद नहीं आ रही थी। हम वहां सामान को रखकर इंतजार करने लगे, लेकिन हम साधारण तौर पर बैठकर इंतजार नहीं करते। 5 लोगों को तैनात किया गया था। जरा सी भी आसपास हलचल होती है, वो बंदूकधारी तैयार थे गोलियां चलाने के लिए। लेकिन 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकी, मेरे साथी कहने लगे थे, सर क्या हमें यहीं रुकना है? समय बीता जा रहा है। क्योंकि मैं टीम को लीड कर रहा था तो डिसीजन मुझे लेना था। तो मैं उन्हें कहने लगा, क्या हम भीग कर आगे बढ़ सकते हैं? मुझे नहीं पता आगे बारिश कितनी तेज हो रही होगी, लेकिन शायद यहाँ रुके रहेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और हमें जल्द से जल्द अपने साथियों को बचाना है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। मैं तो ये कहकर यहाँ पर रुका हुआ था कि बारिश शायद कुछ ही समय में रुक जाएगी। बादल नजर नहीं आ रहे, शायद कुछ बूंदाबांदी होने के बाद ये बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो हमें आगे बढ़ना पड़ा। धीरे धीरे, ज्यादा दूरी तक हम देख नहीं सकते थे, तो बढ़ते बढ़ते कुछ डर भी लग रहा। अचानक मेरे एक साथी का पैर जमीन में फंस गया। जब हम उसकी मदद करने के लिए पास गए, मेरे और साथियों के पैर जमीन में धंसने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर घास लगी हो, लेकिन मिट्टी के नीचे काफी बड़ी दलदल हो। पांव हमारे धंस रहे और खींचने पर आसानी से पैर बाहर नहीं आ रहे। वो पूरी की पूरी दलदल थी, देखने में जरा पता नहीं लग रहा। आसपास पेड़ लगे हुए, कई छोटे छोटे पौधे लगे हुए, घास लगी हुई। ऐसी जगह पर दलदल मौजूद नहीं होती। क्या बारिश के कारण जमीन के नीचे दलदल सी बन गई है? हमने बड़ी मुश्किल से अपने साथियों को निकाला, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल करना था, वहां तो पूरी तरह से जैसे दलदल बनी हुई। जहां पर भी हम पैर रखते, मिट्टी काफी ज्यादा नरम होती। ऊपर से बारिश पड़ रही थी। वो बारिश की बूंदें घास से गुजरती हुई नीचे चली जाती। ऊपर जरा भी पानी रुका हुआ नहीं था। इतने समय से बारिश हो रही है। ऐसी बारिश अगर जंगल में होती है तो काफी ऊपर तक पानी भर जाता है, लेकिन यहाँ वो बूंदें जमीन में टकराने के बाद जमीन में ही जैसे समाती जा रही थी, जैसे पूरी मिट्टी को दलदल बनाती जा रही थी। और दलदल में भारी सामान को कंधे पर उठाए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। सामान हमारा अगर उस दलदल में फंस जाता तो समझो हम भी बुरी तरह से फंस जाते। हमने आगे बढ़ने के लिए और तरीका अपनाया। हम घूम कर जाएंगे, उसके लिए हमें 2-3 किलोमीटर और सफर करना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से गुजरना खतरनाक साबित हो सकता है। जब हम दूसरी जगह से जाने लगे, वहाँ कुछ पहाड़ियाँ सी बनी हुई थी और वहाँ नदियाँ भी थी जिसका पानी सूखा हुआ। पीछे बारिश बहुत ज्यादा हो रही, लेकिन उन पहाड़ों के ऊपर जरा भी बारिश नहीं हो रही थी। नदियाँ पूरी तरह से सूखी हुई थी। जैसे ही वो पहाड़ियों के ऊपर हम पहुंचे थे, वहां बारिश नहीं थी। बारिश पीछे दिख रही, बिना बादलों की वो बारिश। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे। अचानक हमें आसपास के पेड़ बड़ी तेजी से हिलते हुए नजर आने लगे। एक पहाड़ी के हम पास थे। सामने उन पहाड़ियों के ऊपर घने पेड़ लगे हुए
वो पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई जानवर नीचे से भाग रहा हो, हाथी जैसा बड़ा जानवर। वो पेड़ बड़ी तेजी से हिलते हुए जैसे वो चीज हमारे नजदीक आ रही हो। दूर से ही हिलते हिलते पेड़ पास से होते होते हमें नजर आने लगे और हम घबराने लगे, पूरी तरह से तैयार थे। मेरे साथियों ने कहा था यह कोई जानवर लगता है, लेकिन मैंने अपने साथियों को सतर्क कर दिया था, हमें नहीं पता इस जंगल में हमें क्या देखने को मिल जाएगा। तैयार हो जाओ, पेड़ों के पीछे छिप जाओ, कवर ले लो। जैसे ही मौका मिले हम इस चीज को घेरने की कोशिश करेंगे। अगर जानवर हुआ तो उसे आगे निकलने का रास्ता देंगे और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। पेड़ जैसे जैसे हिलते हुए हमारे करीब से नजर आने लगे थे, हमें पता चल रहा था ये जो भी चीज है बहुत करीब आ चुकी है। लेकिन अचानक हमारे सामने आने से पहले पेड़ हिलना बिल्कुल बंद हो गए, जैसे वो जो भी चीज थी एक खास पेड़ के पीछे रुक गई। जहां से हम उसे देख सकते थे वो उसके और थोड़ा सा आगे था। जानवर, इंसान, कोई गाड़ी या कोई और चीज, हमें अब तक पता नहीं चला था। इसीलिए हम चौकन्ने हुए पेड़ों के पीछे छिपे हुए इंतजार करते रहे। वो फिर से हिलना शुरू हुआ, लेकिन आगे की तरफ नहीं, जैसे हमारे इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगा। दाईं तरफ से घूमकर बाईं तरफ और बाईं तरफ से फिर से उसी जगह जहां से हमें लग रहा था वो पेड़ों से बाहर की तरफ निकलेगा। ये कैसा जानवर है, पूरे के पूरे पेड़ों को हिला रहा है। भारी सी आवाज भी आ रही है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। क्या ये हाथी ही होगा या कोई और जानवर? हाथी की इतनी रफ्तार नहीं होती, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए हम डरे हुए थे। जैसे दुश्मन बड़ा चालाक हो, जानवर इतने चालाक नहीं होते। अचानक पेड़ों के बीच से हमें एक चेहरा नजर आया। पहले तो देखने में लग रहा था ये कोई काले रंग की कोई बड़ी सी मशीन हो, लेकिन वो जैसे जानवर ही था। सिर्फ चेहरा आगे की तरफ किया, घूरा, पलकें झपकी, फिर पीछे, और उसके बाद ना कोई पेड़ हिला ना कोई आवाज आई। मेरे साथी वो बंदूक को तैयार करके मुझसे ऑर्डर मांग रहे थे, क्या वो गोली चलाएं या ना चलाएं। लेकिन दुश्मन को समझे बिना हमें गोली नहीं चलानी चाहिए। वो क्या चीज थी, कोई जानवर, कोई मशीन या कुछ और? गोली चलाने से पहले हमें पता करना होगा। मैंने अपने दो साथियों को कहा आगे वाले पेड़ों पर मुझे कवर दो। वो थोड़ा आगे गए, उनके पीछे पीछे टैक्टिक्स अपनाते हुए हम सब भी आगे बढ़ रहे। दो लोग आगे होते हमें कवर देने के लिए और हम उन्हें कवर देने के लिए पीछे से ही बंदूकों को तैनात किए हुए। उस जगह, उस पेड़ के करीब पहुंचकर जब हमने उन पेड़ों के पीछे देखने की कोशिश की, वहां कुछ नहीं था, लेकिन जो पेड़ थोड़े टेढ़े हुए, ऐसा लग रहा था किसी ने धक्का देकर बड़े बड़े पेड़ों को टेढ़ा कर दिया हो। कोई इंसान, हाथी तक इन पेड़ों को टेढ़ा नहीं कर सकता। क्या हुआ? वो जानवर भागकर यहां से गया या कहां गायब हो गया? कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हम बस इधर उधर चौकन्ने हुए इंतजार कर रहे थे, वो कहां से सामने आएगा, वो कहां छिपा हुआ है। लेकिन इंतजार का फल हमें नहीं मिला। आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया, हम वहीं पर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। हम किसी के जाल में फंसना नहीं चाहते थे। लेकिन 1 घंटा इंतजार करने के बाद, अच्छी तरह देखने के बाद हम ये जान गए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा। शायद आगे हमें कुछ पता चल पाए। अब आगे एक बड़ा बरगद का पेड़, बहुत ज्यादा घना, नीचे जैसे लटें लटकी हुई, पूरा का पूरा गुफा का आकार दिया हुआ। उस गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा और उसके अंदर से आ रही कुछ आवाजें। ऐसी आवाजें जिंदा जानवरों की होती हैं, लेकिन ये आवाज कभी पहचानी नहीं। कुछ हिलने की आवाज, सांस लेने की आवाज। हम सब के सब चौकन्ने थे। 10 के 10 लोग जैसे अलग अलग दिशा से वहां कवर देने के लिए तैयार थे। और मैं उन्हें कह रहा, वहां काफी ज्यादा अंधेरा है, जो भी है इसके अंदर छिपा हुआ है, हमें लाइट करनी होगी, फिर देखना होगा। ऊपर इतने घने पेड़ थे, लाइट बहुत नीचे कम आ रही, और बरगद का पेड़ तो इस तरह से गुफा का आकार लिए हुए, उसके अंदर कुछ भी देखना असंभव था। लेकिन हमारे पास फ्लड लाइट्स थी।
हमें बिना खतरा उठाए वो फ्लड लाइट जलानी थी ताकि हम अंदर देख पाएं। ये काम मुझे करना था। मैं टीम लीडर था, इसीलिए आगे बढ़ते हुए कवर के बिल्कुल बीच में मैं थोड़ा आगे गया, फ्लड लाइट जलाई और वो फ्लड लाइट टायरों के साथ जुड़ी हुई थी जिसे रिमोट कंट्रोल से हम चला सकते थे। वो लाइट को चलाए बिना पहले हमें वो गाड़ी को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना था। मैं रिमोट कंट्रोल से उसे आगे बढ़ाता रहा। उस गुफा जैसे जगह में अंदर पहुंचाने के बाद बटन दबाया, फ्लड लाइट चली और अंदर हमें जो नजर आया उसकी उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था कोई मशीन सी होगी या कुछ लोग होंगे जो इस मशीन को चला रहे होंगे, लेकिन वो मशीन नहीं, एक जानवर था। वो जानवर हाथी से भी बड़ा लग रहा। उसका मुंह बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन 2 पैर, 2 हाथ, बड़ी बड़ी उंगलियां और उसकी जो काले रंग की आंखें थी वो नाक से शुरू होकर सर के बिल्कुल पीछे तक लंबी लंबी जाती थी। ये क्या था? हर कोई हैरान। मेरे ऑर्डर के बिना कोई गोली चलाने वाला भी नहीं था। जब तक हमें खतरा महसूस नहीं होता सामने वाले से, तब तक हम गोली नहीं चला सकते। सामने दुश्मन हो तो सबसे पहला काम उससे बात करना होता है ताकि वो सरेंडर करे। लेकिन एक अजीब सा जानवर जिसे कभी किसी ने ना देखा हो, उससे बात की जा सकती है या नहीं? वो खतरा हो सकता है या नहीं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। डिसीजन मुझे लेना था और पहली बार मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। मैंने अपना हाथ उठाकर अपने साथियों को रोक रखा था। मेरे हाथ के नीचे गिरते ही वो फायर कर देते। मैंने उन्हें बस रुकने के लिए कहा हुआ था ताकि हम समझ पाएं ये क्या चीज है। ये इस गुफा जैसी जगह में क्या हमें कोई भ्रम हो रहा है? लेकिन जैसे ही वो गुर्राने की आवाज और उसका थोड़ा सा आगे बढ़ना, मैंने हाथ नीचे गिरा दिया। हमें गोली चलानी ही होगी, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। मैं उसके बहुत ज्यादा करीब था। वो मेरी आंखों की तरफ देख रहा, अजीब सा जीव। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, वो उस जगह में धुएं की तरह गायब हो गया। हमारी सारी की सारी गोलियां वो बरगद के पेड़ को लग रही थी। उस जगह से भागना असंभव था, वो भी इतने बड़े जीव या जानवर के लिए। वो गायब हो गया धुआं बनकर, और बस धीरे धीरे वो धुआं भी छंटा। उसके बाद हम अंदर की तरफ गए। ना वो जानवर नजर आया और ना ही आसपास कुछ और दिखा। वो भागा नहीं, गायब हो गया। और इस चीज का जवाब ना तो मैं दे पा रहा था ना मेरे साथी। हम सन्न हो चुके, एक दूसरे से सवाल तक नहीं पूछ रहे। हम बस एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे, बंदूक को इस तरफ तैनात किए हुए। तभी आसपास से पेड़ों के हिलने की आवाज आई और हम उस जगह से बाहर निकलकर देखने लगे। हम एक दूसरे को कवर दे रहे थे, लेकिन वो आवाज चारों तरफ से आ रही। अचानक वो जीव जो बहुत ज्यादा बड़ा था, उसका आकार इंसानी हो चुका था, लेकिन बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक पेड़ से पीछे निकला और हमला करने के लिए जैसे ही मेरे साथी के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसने उस तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरे 2 और साथी जिसके गन पॉइंट पर वो था, उन्होंने भी गोलियां चलाई, लेकिन जैसे ही वो गोली जैसे उसके शरीर के करीब पहुंचती, वो धुआं बनकर गायब हो जाता। फिर से एक दूसरी दिशा से उसने हमला करने की कोशिश की। हमने उस तरफ गोली चलाई, करीब आते ही वो धुएं की तरह गायब। हम चारों दिशाओं में गोलियां मार रहे थे। कभी वो दाईं तरफ से निकल कर आता, लेकिन कभी ना पकड़ में आता ना जख्मी होता, धुआं बनकर गायब हो जाता। और इस अफरा तफरी में अचानक मेरे एक साथी पर उसने पीछे से हमला किया। हमने उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। उसने मेरे साथी की टांग पकड़ ली और जैसे कोई जानवर किसी को घसीट कर बड़ी तेजी से लेकर जाता है ना, वो उसे खींचकर जंगल के अंदर ले जाने ही वाला था। हमने गोलियां मारनी शुरू कर दी। अगर वो धुआं बनता तो मेरा साथी भी उसकी पकड़ से छूट जाता, लेकिन उसने धुआं बनकर बचने की कोशिश नहीं की। गोलियों को झेला जो उसके शरीर पर हमने बड़ी तेजी से गोलियां चलाई थी। उसके शरीर के अंदर से पीले रंग का खून बूंदे बनकर टपकने लगा था, लेकिन फिर भी वो मेरे साथी को घसीट कर ले जाता रहा और उसने भी गोलियों की बारिश कर रखी थी।
अचानक इतनी गोलियां खाने के बाद वो हमारी तरफ देखने लगा, लेकिन गोलियों की वो गड़गड़ाहट रुकी नहीं। हम सब ने एक पूरा का पूरा राउंड उसके ऊपर खाली कर दिया था। वो खड़ा दर्द से कराह नहीं रहा था, जैसे रुका हुआ कह रहा था हमें चलाओ गोलियां। वो बिना बोले हमें ये कह रहा, उसकी आंखें बयां कर रही। हम गोलियां मारते रहे। उसने हमारे साथी की टांग पकड़ रखी, उसे भी छोड़ नहीं रहा। पूरा राउंड खाली होने के बाद जैसे ही वहां पर सन्नाटा सा छा गया, वो हमारी तरफ देखने लगा और उसने अपनी 2 उंगलियां हमारे उस साथी की गर्दन में घुसाई और उंगलियों को खोल दिया। उसकी गर्दन हमारी आंखों के सामने फटी थी। गर्दन धड़ से अलग हो गई और सर अलग होकर एक तरफ गिर गया। हमने जैसे ही नए मैगजीन को लगाकर गोलियां मारनी शुरू की, वो धुआं बनकर गायब हो चुका था। वो धुआं छटा और हमें हमारे साथी की लाश दिख रही और हम चौकन्ने हुए, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ। दोबारा इंतजार कर रहे थे कब वो हमारे सामने आएगा। मेरे सभी साथी बहुत ज्यादा डर चुके थे। कोई हमारे बीच में आकर हमारे एक साथी को मारकर जा चुका था, लेकिन हम उसे नुकसान पहुंचा नहीं पाए। गोलियां तो मारी, लेकिन जैसे उस पर असर नहीं हुआ था। जमीन पर गिरी हुई वो पीले रंग की बूंदें, जो शायद उसका खून था, उसके सिवा वहां कुछ और नहीं। बहुत समय चौकन्ने हुए, अपने गन्स को कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ करते हुए हम इंतजार कर रहे कि कब वो बाहर आएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आया। उसके बाद साथी की लाश को पकड़कर हम बहुत ज्यादा मायूस थे। मेरे 2 साथी रोना चाहते थे, लेकिन हम रो नहीं सकते। रोने से हमारे अंदर कमजोरी भरने लगती है, और अगर हम रोते हैं हमारे साथियों को लगता है हम कमजोर पड़ने लगे हैं। मैंने सख्ती से कहा था, रो क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं पता हमारी जिंदगी इसी चीज के लिए बनी होती है। ये मरा नहीं है, शहीद हुआ है, और जंग में शहीद हुए कभी मरते नहीं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हमारे लिए ऊर्जा का नया स्रोत मिल गया है। इसकी मौत का बदला लेना है हमें। दुश्मन अब भी जिंदा है, रोने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर गुस्सा पैदा करो। हमारे साथी की मौत का जिम्मेदार वो जानवर अब भी जिंदा है, और जब तक वो मरता नहीं, इस जंगल से पैर बाहर हम भी नहीं रखेंगे। मेरी ये बात सुनकर मेरे साथियों में जोश भर गया था, लेकिन अंदर से दुख मुझे भी बहुत ज्यादा हुआ था। उस लाश के साथ हम कुछ कर नहीं सकते थे, उसे पीछे ले जा नहीं सकते थे। हम जैसे एक जानवर के साथ जंग में वहीं पर थे, और रेडियो सिग्नल के जरिए हमने ये पूरी की पूरी जानकारी हेडक्वार्टर को दे दी थी कि यहाँ पर एक अजीब सा जानवर है जो धुआं बनकर गायब सा हो जाता है और वो हमला भी करता है। यकीनन इस जानवर ने हमारे पहले साथियों पर हमला किया होगा। वो पूरी की पूरी टीम अब जवाब नहीं दे रही। हो सकता है इसने सबको मार गिराया हो। तब रेडियो पर हमें जानकारी मिली, इस जानवर को उन्होंने मार गिराया था। उन्होंने बताया नहीं, बस ये कहा था अजीब सा जानवर जो जैसे गायब सा होता है, लेकिन उसके बारे में वो ज़्यादा बताना नहीं चाहते थे, कोई यकीन नहीं करेगा। उन्होंने उसे मार गिराया था, जिसकी जानकारी वो आगे जाकर देने वाले थे। उससे पहले उन पर दोबारा हमला हो गया, वो खास जगह पर। ये जानकारी मुझे पहले क्यों नहीं दी गई कि एक अजीब सा जानवर जो इतना खतरनाक साबित हो सकता है इस जंगल में मौजूद है। मैं थोड़ा गुस्से में था, लेकिन फिर रेडियो सिग्नल बंद करने के बाद मैंने अपनी टीम को हौसला देते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। आगे मुझे नहीं पता कैसे दुश्मन का सामना करना होगा। क्या यही है जो हमारी पहली टीम को नुकसान पहुंचा चुका है, या आगे कुछ और है जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? आप में से जितने भी पीछे जाना चाहते हैं वो अपनी वोट करें। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वोटिंग जिस तरफ ज़्यादा होगी हम उस दिशा में जाएंगे। वोटिंग आगे बढ़ने के लिए ही थी। सबके अंदर गुस्सा था। साथी का बदला लिए बिना हम भी वापस जाने वाले नहीं थे। हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार चौकन्ने होकर। उस पर गोलियों का असर नहीं होता। उस टीम ने इस जानवर को कैसे मार गिराया। यानी यहाँ सिर्फ एक ही जानवर नहीं है,
ऐसे और भी हो सकते हैं। अगर एक मारा गया था तो बाकी भी हैं, जैसे ये आया और भी आ सकते हैं। हमें तरीका ढूंढना होगा इसका मुकाबला कैसे करना है। हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। जहां वो टीम होगी वहां कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते रहे, आसपास से जैसे हिलने की आवाजें आने लगी। पूरी की पूरी टीम बहुत ज्यादा घबरा गई थी। हम बहुत ज्यादा चौकन्ने से हो गए थे। लेकिन एक पेड़ के पीछे एक छोटा जानवर नजर आया। 2 से 2.5 फुट का होगा। वो जानवर 2 पैरों पर भाग रहा, लेकिन पूरी तरह से सफेद था, जैसे कोई खरगोशी हो। उसका सर बिल्कुल गोलाकार का, उसमें आंखें नहीं थी, लेकिन वो छोटे बच्चे की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ भागता जा रहा। मैंने अपने साथियों को रोक रखा था कि गोली मत चलाना, समझने की कोशिश करेंगे ये क्या चीज है। क्या ये छोटा बच्चा ही है, क्योंकि 2 पैरों पर भाग रहा है, या कोई सफेद बंदर है। इसकी आंखें कहाँ हैं? आंखें नजर नहीं आ रही। शरीर भी पूरी तरह से सफेद था, भालू की तरह। लेकिन वो सिर्फ एक ही जीव नहीं था। आसपास कई वैसे ही सफेद जीव पेड़ों के पीछे से भागते हुए नजर आने लगे। हैरानी की बात यह थी, एक पेड़ के पीछे से भागकर जब वो जीव दूसरे पेड़ के पीछे जाता, उसके पीछे से कहीं गायब ही हो जाता। अगली बार किसी और पेड़ से निकलता और दूसरे पेड़ के पीछे। हम उन पेड़ों के पीछे जा जाकर देख रहे थे, लेकिन उस जानवर को पकड़ना नामुमकिन के समान था। वो क्या थे जो एक जगह से निकलते हैं, दूसरी जगह गायब होते हैं? जाते कहां पर हैं? हम पेड़ों के नीचे मिट्टी को हाथ लगाकर देख रहे। पेड़ों के अंदर कोई दरवाजा तो नहीं, ये देख रहे। आंखों का भ्रम तो नहीं। अंत में सबको ऐसा ही लग रहा, पहले भी जो हुआ वो आंखों का भ्रम ही तो नहीं। लेकिन हमारा एक साथी मौत के घाट उतारा जा चुका था, इसीलिए हम उससे भी सतर्क रहने वाले थे। धीरे धीरे वो आवाजें भी आने लगी, ऐसी आवाजें जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। वो जीव जब एक पेड़ के पीछे से निकलकर दूसरे पेड़ की तरफ जाते तो बिल्ली के रोने की वैसी आवाजें आने लगी, और धीरे धीरे उनकी भीड़ भी बढ़ने लगी थी। उनमें से एक सफेद रंग का वैसा ही जीव धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ आने लगा, और वो इस तरह से प्यारा सा बनकर आ रहा था, जैसे हमला करने के लिए नहीं आ रहा हो, बल्कि इस जंगल का रहने वाला कोई साधारण सा जानवर हो, जैसे कोई खरगोश। धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा, लेकिन मैंने उसकी तरफ बंदूक तान रखी थी। वो चलता चलता मेरी तरफ आ रहा, अचानक मुड़कर मेरे साथी के करीब गया। वो उसकी टांग के करीब था। मेरा वो साथी थोड़ा घबरा रहा, लेकिन मैंने गोली चलाने के ऑर्डर नहीं दिए थे। ये खतरनाक है या नहीं हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे एक साथी के साथ जो हो चुका था वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। मेरे वो साथी ने नीचे झुककर देखने की कोशिश की, आखिर वो क्या चीज है, और वो भी मेरे साथी की टांग को जैसे सहलाने लगा। धीरे से टांग को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा। मेरे उस साथी ने बंदूक को एक तरफ कर दिया, और वो टांग पर चढ़ने के बाद उसकी आंखें उसके सर के अंदर से जैसे बालों के हटने के बाद नजर आ रही हों। वो बहुत प्यारा सा नजर आ रहा। अचानक छलांग लगाकर मेरे उस साथी के सर पर चढ़ गया। हम सब ने बंदूक उसकी तरफ तान रखी थी, लेकिन हमारा वो साथी खिलखिलाकर हंसने लगा था, जैसे कोई प्यारा सा जानवर हमने पकड़ रखा हो और वो जानवर हमारे साथ खेल रहा हो। तभी मैंने ऑर्डर दिए, हमें आगे बढ़ना होगा। ये क्या चीज़ है, खतरनाक है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे वैसे सफ़ेद रंग के जीव एक पेड़ से निकलकर दूसरे पेड़ के पीछे जाते रहे, और वो उसके सर पर चढ़ा हुआ। अचानक हमारे उस साथी ने हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम हैरान हो गए थे, आखिर वो गोली क्यों चला रहा है, लेकिन वो हंसकर आसमान की तरफ देखकर गोलियां चलाता जा रहा। उसके बाद वो धीरे धीरे बंदूक को नीचे की तरफ कर रहा, और हमें तब लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उसने हमारी तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम पेड़ों के पीछे, पत्थरों के पीछे छिप चुके थे। अगर कोई दुश्मन हम पर हमला करे तो हम उस तरफ गोलियां चलाएंगे, लेकिन हमारा साथी हम पर गोलियां चलानी शुरू कर देगा। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा
मैं उसके साथ कई बार काम कर चुका था। वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रहा किसी की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसके सर को जकड़े हुए वो सफेद रंग का जीव जब हमने देखा, हमें लग रहा वो जैसे उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो पागलों की तरह इधर उधर गोलियां नहीं चला रहा था, निशाना लगाकर गोली चला रहा मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर, और हम बचने की कोशिश कर रहे, उसे रुकने के लिए कह रहे। वो जवाब नहीं दे रहा, बस हंस रहा, गोली चला रहा, हंस रहा, गोली चला रहा। गोलियां बहुत बार चलाई उसने, जवाब हमने नहीं दिया। अंत में उसने वो बंदूक अपने गर्दन की तरफ की और ऊपर की तरफ गोलियां चलाई। उसकी खोपड़ी के अंदर से गोलियां निकली और उसका सर फट गया। धड़ाम करके वो जमीन पर गिरा था और वो सफेद सा जीव हमारे साथी की वो लाश को छोड़कर एक पेड़ के पीछे कहाँ गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला। ये देखते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यहां चल क्या रहा है, नजर क्या आ रहा है, हो क्या रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उन पेड़ों के पीछे से निकलते हुए वो सफेद रंग के जीव हमें जहां नजर आते, हम उन पर गोलियां चलाने लगते। उनकी रफ्तार तेज थी, लेकिन बीच बीच में जो जो जानवर को गोली लगती उसकी लाश जमीन के साथ चिपक जाती और जैसे एक मिट्टी की ढेरी सी बन जाती। वो सफेद रंग के थे, लेकिन मिट्टी पूरी तरह से काली होती। 1 मिनट में जैसे किसी चीज को घुन लगता है ना, किसी लकड़ी को धीरे धीरे घुन वो मिट्टी से जैसे ढंक जाता है, अंदर से लकड़ी खाई जाती है, या एक कब्र जिसके ऊपर मिट्टी बनाई जाती है, ऐसी चीज हमारे सामने बन रही। उनकी लाशों की वो मिट्टी की ढेरियां सी बन रही। हम गोलियां चलाते रहे, वो निकल निकल कर आते रहे, उनकी संख्या कम नहीं हो रही। वो जैसे ही हमारी तरफ बढ़ते, हम गोलियों से उन्हें भून देते। अब किसी साथी के पास उसे आने नहीं दे सकते थे। ये बड़े खतरनाक से जीव हैं। हमने उसके बाद एक फैसला किया। मैं साथियों को कह चुका था, इस जगह से निकलो, यहाँ से निकलो, ये खास पेड़ हैं अजीब से, इनके पीछे से ये निकल रहे हैं। ये पेड़ भी काफ़ी अजीब से लग रहे हैं। वो पेड़ अजीब थे जिनके पत्ते नहीं थे, उन्हीं के पीछे से निकलकर वो उन्हीं के पीछे छिप रहे और पेड़ों के पीछे वो नहीं जा रहे थे। उसके बाद हम वहाँ से निकलने लगे, उन पर गोलियां चलाते हुए। गोलियां भी हमारी इस्तेमाल हो रही थी, तो हम जैसे ही उन पेड़ों के झुंड से बाहर निकले, वो सफ़ेद जीव हमें दिखना बंद हो गए। खतरा बहुत ज़्यादा था उस जंगल में, कहाँ से हमें क्या मिल जाएगा समझ नहीं आ रहा। हम बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके थे, उस जगह पर पहुँचने वाले थे 2 साथियों को खोने के बाद, और हमें ये तक पता नहीं था आगे कैसा कैसा खतरा हमें मुकाबला करने के लिए मिलेगा। अब अंधेरा भी हो चुका था, हम बहुत करीब थे अपनी उस टोली के। वो जिंदा हैं या नहीं हमें पता नहीं था, लेकिन मुझे डर था शायद वो जिंदा नहीं होंगे। उसके बाद ये जानकारी रेडियो पर भी मैंने हेडक्वार्टर दे दी थी, और वहां से हमारे लिए बैकअप जल्द ही आ जाएगा, हमें आश्वासन दे दिया गया था। बैकअप की बात सुनकर हम में हिम्मत भर गई, हम आगे बढ़ने लगे। अब उस अंधेरे में रोशनी हमारे हेलमेट के ऊपर लगी हुई उस टॉर्च से हो रही थी, लेकिन वहां पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी चमक रही हो। कई जगह बहुत ज्यादा चमकीली सी मिट्टी थी। ये चमकने वाली मिट्टी अंदर से रोशनी छोड़ रही थी। हाथ से उठाकर उस मिट्टी को देखा, वो रंग बिरंगे से कण थे। ऐसा लग रहा था यहाँ कई जगह रेत बिखरा गया है, और ये कोई साधारण रेत नहीं है। इस रेत से एक चमक निकल रही थी। कई जगह चमकदार पैरों के निशान, जैसे किसी ने अपने पैर पर ये मिट्टी लगाई हो, या कोई ऐसी जगह से आया हो जहां ये चमकीली मिट्टी हो। उसके पैरों के निशान यहाँ पर थे। 3 उंगलियां, 5 उंगलियां, बिल्कुल चौकार आकार के वो निशान। आसपास बिखरा हुआ वो रेत, पेड़ों के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर, हर जगह वो चमकदार चीज थे। वो आवाजें जो आसपास से आ रही, हमें महसूस नहीं हुआ वो क्या चीज है, लेकिन कुछ पेड़ों के ऊपर चढ़ी हुई वो लाल रंग की बेल। ऐसा लग रहा था ये अलग सा पेड़ हो जो हिल पा रहा था। पत्ते झटके जा रहे थे। जिंदा पेड़, लाल रंग के पत्तों वाला। अपने आप वो पत्ते हिलते, वो टहनियां अपने आप खींचनी शुरू कर देता, बिल्कुल एक अजगर के समान।
पेड़ को निचोड़ा गया था, लपेटा गया था, घोंटा गया था। वो बेलों के करीब से गुजरते वक्त डर लग रहा था। हिलते हिलते यह अजीब सी बेल जानवर की तरह हम पर हमला तो नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। वहां से निकलते वक्त हमने घास भी देखी थी। वो घास कांच की बनी हुई हरे रंग की घास, जिस पर पैर रखते ही वो कांच जूतों के अंदर धंसता और उसके बाद जूते अपने आप पिघलने लगते। वो कांच का घास टूटने पर गर्मी पैदा करता था और वो गर्मी जूतों को नीचे से पिघला रही थी। हमारे जूते भी ज्यादा काम के नहीं लग रहे थे। उसके बाद वहां एक पेड़ पर लटकी हुई लाश दिखी हमें। वो लाश को देखते ही सब घबरा चुके थे। हमारे एक साथी की लाश, पहले वाली टीम का कमांडर, हमारे सामने पेड़ पर लटका हुआ था और उसकी बाजुओं को वो काले रंग की बेल ने लपेट रखा था। ऐसा लग रहा जैसे उसे सूली पर चढ़ाया गया हो, लेकिन उसका शरीर बहुत ज्यादा नर्म लग रहा था। कई जगह से शरीर मुड़ा हुआ, जैसे हड्डियों को तोड़ा गया हो, लेकिन खून की एक बूंद तक न थी। जैसे ही हमने छूने की कोशिश की, वो शरीर था, मांस था, कपड़े बिल्कुल सही सलामत, शरीर की हड्डियां गायब थी। खोपड़ी और शरीर की हड्डियां मौजूद नहीं, जैसे बिना चमड़ी को फाड़े हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए अंदर से शरीर की हड्डियों को बाहर निकाल लिया गया हो। किस तकनीक से हमें नहीं पता, लेकिन वो लाश को देखने के बाद मेरे दो साथी बहुत ज्यादा डरे हुए मेरी तरफ देख रहे। डरा हुआ मैं भी था, लेकिन अपने डर को काबू में रखना पड़ता है। इस टीम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। वहां कुछ और लाशें भी हमें दिखी थी, लेकिन उन पेड़ों के आगे सपाट सा मैदान और उस मैदान से रोशनी निकल रही। उस रोशनी को देखते ही हमें लगा आगे हमें पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, लेकिन वो लकड़ियों पर लगी हुई आग थी। उस आग के करीब दो लोग, हमने बंदूकें उस तरफ तान रखी थी। कैसा दुश्मन होगा जो दिखने में इंसान जैसा लग रहा है या कुछ और। लेकिन वहां पहुंचते ही हमने अपने दो साथियों को देखा जो जिंदा थे। वो जिंदा थे, आग के करीब बैठे हुए। उन्हें जैसे वहां कोई नुकसान न पहुंचाया गया हो। उनके करीब जाते ही हमने उनकी तरफ बंदूकें तान दी थी। वो किसी के कंट्रोल में हुए, हमें नुकसान पहुंचाया तो यहां सब कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन उनकी तलाशी लेने के बाद हमने उनसे बातचीत शुरू की। वो भी इंडियन आर्मी के ही थे। हमने उनसे पूछना शुरू किया, यहाँ चल क्या रहा है, ये कैसे जीव हैं। उन्होंने कहा, जब हम यहाँ पर आए थे हमें भी पता नहीं था, यहाँ बहुत भयानक जीव हैं, सफेद, काले, उड़ने वाले। लेकिन बचने का एक तरीका है। हम मैदान में इसलिए बैठे हैं, सूरज की रोशनी उन्हें नुकसान पहुंचाती है। वो पेड़ों की छांव के बीच से हमला करते हैं, घने पेड़ों के बीच से। लेकिन सूरज की रोशनी चाहे वो सीधी आए या चांद से टकरा कर आए, वो नुकसान नहीं पहुंचाती। आज भी देखो चांद है, जब तक चांद की रोशनी है तब तक हमें यहाँ छिपकर रहना होगा। लेकिन जैसे ही दिन होगा हम यहाँ से निकल सकते हैं बिना छांव में पहुंचे। वो बड़े खतरनाक से हैं, सिर्फ धूप से बचा जा सकता है। मैंने उनसे पूछा था, लेकिन वो आ कहाँ से रहे हैं। उन्होंने कहा, आगे एक जगह है, वहां से बहुत भारी संख्या में वो निकल रहे हैं, लेकिन वहां उनकी लाशें भी पड़ी हैं, जैसे कोई उन्हें मार भी रहा हो। चीखों की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस उस तरफ से महसूस होती है। कुछ आगे है, बहुत करीब, सामने वाली पहाड़ी के बिल्कुल साथ में। उन्होंने बचने का तरीका तो बता दिया था, लेकिन आगे जाने के लिए हमें और क्या करना होगा मैं जानना चाहता था। और रेडियो पर मैंने हेडक्वार्टर बात की। दो साथी जिंदा हैं, मैंने उन्हें बताया, लेकिन उनके पास रेडियो तो था। हमला हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बताया उन पर हमला हुआ था जब वो एक खास जगह पर थे। सारे सामान को भी वहीं पर छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। उन्हें बहुत बाद में पता चला सूरज से बचने का रास्ता है। वो इस जगह पहुंचे थे, उन्हें लगा उन पर हमला होगा, वो बुरी तरह मारे जाएंगे। लेकिन वो जानवर छांव से बाहर नहीं निकल रहे थे। तब उन्हें लगा ये धूप से डरते हैं, और छांव से बाहर निकलकर धूप में जैसे ही वो हमला करने के लिए करीब आते,
उनके शरीर को जैसे तपिश महसूस होने लगती, वो जलने लगते और उसके बाद वो मिट्टी बन जाते। यहाँ जानवर, पेड़ पौधे ऐसे ही हैं और एक खास जगह से ये अजीब सी चीजें निकल रही हैं। वो आगे वाली पहाड़ी के पास, हम वहां जाना नहीं चाहते। आगे कुछ पेड़ हैं और उन पेड़ों के बीच से अगर निकल कर जाएंगे खतरा होगा। हथियार नहीं थे उनके पास, हमारे पास थे। आसपास के पेड़ों के अंदर से झांकती हुई आंखें, अजीब अजीब से चेहरे और जमीन के नीचे हो रही हलचल ये बयां कर रही थी, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। जमीन से कुछ पेड़ निकलने लगे थे, इस मैदानी इलाके को भी भरने से लगे थे। छोटी सी जगह पर वो छिपे हुए, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी छांव होने वाली थी। इसीलिए हमें उस जगह के बारे में पता करना होगा। पता करने के बाद यहाँ से जल्दी मुझे मेरी टीम और इन 2 साथियों को लेकर निकलना होगा। मैंने कॉल करके कह दिया था कि हमें हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाए। इस जगह हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है, लोकेशन मैंने बता दी थी। उसके बाद मैं 3 साथियों के साथ आगे जाना चाहता था, पता करना चाहता था। हमने एक तरकीब लगाई, हम धमाके करेंगे, आगे वाले पेड़ों को उड़ा देंगे, उससे जमीन सपाट हो जाएगी। चांद तो है, रोशनी तो आएगी ही, उससे हम बचने का रास्ता निकाल लेंगे। अगर सच में रोशनी से उन्हें नुकसान होता है तो हम बच सकते हैं। आगे वाले पेड़ों को उड़ाकर उस जगह से निकलते हुए जहां छांव नहीं थी। जब हम आगे उस पहाड़ी के पास पहुंचे, हम सब हैरान। एक बड़ा छेद, ऐसा लग रहा था ये कोई गुफा हो या धरती में बड़ा सा गोल छेद हो गया हो। मैंने पत्थर फेंका था, वो कितना गहरा छेद है हमें पता लगाना था। आवाज नीचे गिरने पर आती, नीचे से कई आवाजें और आ रही जानवरों की। अचानक बिल्कुल शांत हो जाते। पत्थर बिल्कुल बीच में फेंका था, पत्थर नीचे जाता रहा, आवाज नहीं आई, गिरने की आवाज नहीं आई। बहुत बार पत्थरों को फेंका था, लेकिन नीचे गिरने की आवाज नहीं आ रही थी। हमने काफी इंतजार किया, वहां कोई जानवर हमला करने वाला तो था, लेकिन वो पेड़ों के पीछे छिपे हुए। लेकिन चांद बड़ी तेजी से एक तरफ जाने लगा और उस कारण टेढ़ी रोशनी से वो गुफा के अंदर के जीव थोड़े थोड़े ऊपर आने लगे। एक खास समय, सुबह सूरज की रोशनी निकलने से पहले, जब चांद भी एक तरफ चला जाएगा, घुप अंधेरा होगा, तब रोशनी नहीं होगी। कोई कुछ भी कर सकता है। मैं इस छेद के बारे में जानना तो चाहता था, जो इतना गहरा है जैसे धरती के बीच तक जाता हो। बस हमें यहां से निकलना होगा। हेलीकॉप्टर आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। जब मैं अपनी टीम के पास पहुंचा, उन्होंने बताया उन्हें रेडियो सिग्नल के जरिए कहा गया है कि वहां से जल्दी निकलना होगा, हेलीकॉप्टर वहां नहीं आ सकता। हमें एक खास जगह पहुंचना होगा जहां से हमें निकाला जाएगा। जैसे हमें निकालने की कोशिश इतनी अच्छी नहीं हो रही हो। उस टीम को लेकर वापस मैं निकल पड़ा, लेकिन उन पेड़ों के बीच से निकलते वक्त डर लग रहा। वो बंदूकें हमें बचाएंगी या नहीं, हमें नहीं पता था। हम 10 लोग थे, 2 मारे जा चुके, 2 जो हम बचाना चाहते थे। उन पेड़ों के पीछे से नए नए जीव निकलने लगे, कुछ जो टहनियां बने हुए। एक तरफ जब उनके करीब से हम निकल रहे, वो हमला करते। एक वैसा ही भाला बनकर मेरे एक साथी के सीने के आर पार कर गया और उसने एक साथी को मारा। धीरे धीरे जमीन के नीचे से निकलने वाली वो मिट्टी जैसे लावे का रूप लेती, हमारी टांगों को जला देती। धीरे धीरे मेरे साथी मरते जा रहे। वो भयानक रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वहां पेड़ों के नीचे जो छांव थी वो खौफनाक थी। वो खौफनाक छांव में कैसे कैसे जीव होते जो सांप जैसे दिखते, सूअर जैसे दिखते, लेकिन उनके शरीर के अंदर फटने पर दांत निकलते और वो मेरे साथियों को पकड़कर जमीन में धंसा देते। कई जगह मिट्टी रेत की तरह थी, पैर रखते ही पूरा शरीर दफन हो जाता, चीखें तक सुनाई नहीं देती। बचाया नहीं जा रहा था, मेरे साथी मर रहे और मैं उन्हें बस वहां से बाहर निकालना चाहता था। 10 से हम कब 8 हुए, कब 6 हुए, कब 3 बजे, पता नहीं चल रहा था। लाशें भी दफन हो रही थीं।
और उस जगह जहां हेलीकॉप्टर आने वाला था, पहुंचते पहुंचते हम सिर्फ 2 थे। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच कैसे कैसे जीव बिल्कुल सपाट कागज की तरह उड़ते हुए हमारे ऊपर जाल बनकर पकड़ने की कोशिश कर रहे वो जीव हमला कर रहे थे। उनसे बचते वो हेलीकॉप्टर की रस्सी को सिर्फ मैं पकड़ पाया था, मेरा साथी नहीं। हेलीकॉप्टर से जब वहां से हम निकल रहे, मेरे ऊपर जमीन से भाले की तरह कांटे निकल निकल कर चुभ रहे, जैसे कोई हमला कर रहा हो। उस परछाई से शरीर में कई भाले और मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता नहीं चला, लेकिन उस रस्सी को अपने धड़ से, अपनी टांग से लपेट कर मैंने गांठ बांधी थी। शायद तभी मैं बचा था। मेरी जब आंख खुली मैं एक अस्पताल में था। मुझे उस जंगल से निकाला जा चुका था, लेकिन मैं जिंदा था। मुझे जवाब चाहिए थे। मुझे लगभग 1.5 महीना लगा होश में लाने के लिए। मैं कोमा में था 1.5 महीने से, लेकिन अंत में मुझे बचाया गया। मुझसे सब कुछ पूछा गया। एक खास सीक्रेट कैंप में ले जाया गया। इलाज वहां हो रहा। मुझे ये बताया गया वहां की सारी बातें गुप्त रखी जानी है। मेरी ट्रांसफर ऐसी जगह होगी जहां मैं किसी और से बात नहीं कर पाऊंगा। ये मिशन हमेशा के लिए सीक्रेट रहेगा, ना कभी न्यूज में आएगा, ना किसी को बताया जाएगा। 2 देशों के बीच की बात जो किसी और को पता नहीं लगेगी। आखिर ऐसा क्या था वो छेद, वो जीव? मैं जानना चाहता था, लेकिन मुझे बस इतना ही पता चला, वो भी एक कहावत के रूप में, कि धरती के बीच बताया जाता है कई परतें हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, और बिल्कुल बीच में लावा है, पिघला हुआ लोहा और अन्य धातु। लेकिन ये असलियत नहीं है। असलियत को छिपाने के लिए ये अलग सी थ्योरी बनाई गई है। असल में धरती अंदर से खोखली है। जिस तरह से जीव धरती के बाहर रहते हैं, वैसे जीव धरती के बीच में भी रहते हैं। बड़ा इलाका जहाँ की मिट्टी चमकदार है, और वो हमसे भी ज़्यादा पुराने हैं, हमसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वो जिंदा रहते हैं उस जगह। वो धूप, रोशनी सूरज की, उससे ही नुकसान खाते हैं। और ये छेद शायद वहाँ का रास्ता होगा। उस रास्ते से उन्होंने बाहर आने की कोशिश की, सिर्फ सूरज की रोशनी बचाए हुए थे। वो छेद बंद हुआ, नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे दोबारा इस कैंप से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मैं हमेशा उस कैंप में ही रहा। बात काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मैं रिटायर भी हुआ। वो राज कभी किसी से सुनने को नहीं मिला, और मैं भी किसी को बता नहीं सकता था। चेतावनी मिली थी मुझे, मेरे परिवार को भी खतरा था, लेकिन मैं मरने से पहले ये कहानी लोगों को बताना चाहता था। हमारी धरती खोखली है। ऐसे ऐसे जीव इसके अंदर रहते हैं जो बाहर नहीं आने चाहिए। वो छेद शायद बंद कर दिया गया हो, या कुछ और हुआ, या वो जंग शायद अभी भी जारी हो। मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है दुनिया को सच्चाई पता होनी चाहिए।